यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 11 देखेंगे। टेस्ट 11 जो अभी यहाँ पर कल हुआ है, ठीक है, तो इसके यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और यहाँ से जो टॉपिक इसमें देखो देख रखा है, इकोनॉमिक्स के यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, साइंस टेक्नोलॉजी का 15, इन्वायरमेंट का 25 और यहाँ पर करंट अफेयर्स का 35 क्वेश्चन। तो इसके यहाँ से हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से एक से देखते हैं। और 10 नंबर तक पेपर मैं यहाँ से करा चुका था, और ये लेटेस्ट पेपर है जो कल यहाँ पर संडे को है, वो पेपर हम यहाँ से करा रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बैक्टीरियोफेज के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये जीवाणु कोशिकाओं में अपना आनुवंशिक पदार्थ प्रविष्ट कर उन्हें संक्रमित और नष्ट करने में सक्षम वायरस होते हैं। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने एवं इनमें रेप्लिकेट होने के साथ मानव के प्रत्यक्ष रूप से रोग उत्पन्न कर सकते हैं। सेकंड बात यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर इनका कार्य जो महत्व होता है, यद्यपि यहाँ पर बैक्टीरियोफेज मानव कोशिकाओं को संक्रमित या उनमें प्रजनन नहीं कर सकते हैं, फिर भी ये मानव जो माइक्रोबायोम होता है उसका एक महत्वपूर्ण घटक होता है, ठीक है। तो पहली बात यहाँ से इसकी सही है, दूसरी बात गलत है। ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 दूसरा नंबर है, भारत में या भारत के स्वदेशी TNMB आधारित जीनोम एडिटिंग टूल्स के बारे में विचार करना है। पहला, इसके तहत CRISPR-Cas9 Cas12a का उपयोग पादपों में सटीक एडिटिंग संभव होती है। पहली बात, पहले यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसमें CRISPR-Cas9 या Cas12 की बजाय इसमें ट्रांसपोजोन से जुड़े प्रोटीन TMB का उपयोग किया जाता है। ये एक सूक्ष्म आणविक कैंची की तरह काम करता है, जो पौधों में सटीक DNA कटाई और संपादन को संभव बनाता है। पहली बात गलत है। इसमें पादप कोशिकाओं में TNPB को सरलता से प्रविष्ट कराने की सहायता मिलती है, जिससे यहाँ पर जटिल ऊतक संवर्धन विधियों में निर्भरता कम हो जाती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसने अपने सूक्ष्म आकार लगभग 408 अमीनो अम्ल, जबकि यहाँ पर Cas9 में लगभग 1000 से 1400 और Cas9 में लगभग 1300 अमीनो अम्ल होते हैं। इसी कारण TNPB को पादप कोशिकाओं में अधिक कुशलता से प्रविष्ट कराया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप प्राय जटिल ऊतक संवर्धन प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं रहती है। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एपिजेनेटिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा तीसरे का करेक्ट आंसर। ये संबंधित है किससे? ये संबंधित है DNA के अनुक्रम में परिवर्तित किए बिना जो जीन है उसको अभिव्यक्ति का नियमन करना। बी आंसर इसका सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एपिजेनेटिक्स जो है ये पर्यावरणीय कारकों और व्यक्तिगत व्यवहारों के जीन के कार्य करने के तरीके से प्रभावित करने और अध्ययन करने से संबंधित है। आनुवंशिक उत्परिवर्तन के विपरीत एपिजेनेटिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं और इनमें DNA के आधार अनुक्रम में कोई अव्यक्त परिवर्तन नहीं होता है। इसके बजाय एपिजेनेटिक परिवर्तन यह निर्धारित करता है कि आनुवंशिक जानकारी को शरीर द्वारा कैसे पढ़ा जाए और अभिव्यक्त किया जाए, ठीक है। आंसर हो जाएगा आंसर इसका बी नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन 4 है, mRNA वैक्सीन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। mRNA वैक्सीन द्वारा मानव कोशिकाओं में केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ प्रविष्ट कराया जाता है, जहां इसके DNA के साथ एकीकृत होने के दीर्घकालिक प्रतिरक्षा मिलती है। पहली बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर mRNA के टीके इस प्रकार कार्य करते हैं कि वह मानव कोशिकाओं में ऐसा mRNA प्रविष्ट करे जो किसी विशिष्ट विषाणु प्रोटीन के लिए कूट प्रदान करता है। यह mRNA कोशिका द्रव में ही रहता है और कोशिकाओं की प्रोटीन निर्माण जो मशीनरी होती है उसके द्वारा विषाणु प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, जिससे यहाँ पर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। और महत्वपूर्ण रूप से ये mRNA के केंद्रक में प्रविष्ट नहीं होता है। ये मानव DNA का एक साथ ना तो एकीकृत होता है और न ही उसमें कोई परिवर्तन करता है। तो आंसर हो जाएगा पहली बात यहाँ से गलत है। दूसरा, वैक्सीन में प्रयुक्त mRNA विशिष्ट विषाणु प्रोटीन का उत्पादन करने में क्रम की कोशिकाओं में आधार के रूप में भूमिका निभाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा यहाँ से है mRNA वैक्सीन जो होता है ये इसकी प्रतिक्रिया में उत्पन्न एंटीबॉडी शरीर में बनी रहती है और उसी रोगजनक के पुनः संपर्क में आने पर तीव्रता प्रतिरक्षा जो होती है उसको सक्षम कर पाती है, ये सक्षम करने में मदद करती है। तो तीसरी बात यहाँ से ये क्या होगी? करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ओनली 2 और 3 या 2 और 3 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रैम एंड टर्बाइन रैट के बारे में विचार करना है। देखते हैं यहाँ पर रैट के बारे में। पहले यहाँ से प्राथमिक विद्युत या हाइड्रोलिक यहाँ पर जो स्रोत होते हैं ये विफल होने पर
क्रिटिकल फ्लाइट सिस्टम्स को ऊर्जा प्रदान करने के क्रम में इसे आपातकालीन स्थिति में सक्रिय किया जा सकता है। पहली बात, पांचवी का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, इसमें विमान की गति पर निर्भरता के बिना विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर रेट द्वारा विमान की गति से उत्पन्न वायु प्रवाह से ऊर्जा प्राप्त कर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। वैसे यहाँ पर जैसे कि विमान आगे की ओर गति करता है और प्रवाह रेट को घुमाता है, जिससे एक जनरेटर या हाइड्रोलिक पंप संचालित होता है। इस कारण रेट द्वारा उत्पन्न शक्ति की मात्रा विमान की गति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, पहली बात यहाँ से सही है। इसकी आंसर क्या होगा, पांचवे का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 नंबर, इन फाइट वाईफाई कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी की तुलना में विचार करना है। देखते हैं, एयर टू ग्राउंड यहाँ पर एटीजी सिस्टम के विपरीत उपग्रह आधारित इन फाइट कनेक्टिविटी के तहत विमान पर लगे उपग्रह एंटेना के माध्यम से महासागरों और दूरस्थ क्षेत्रों में भी इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जा सकती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात छठे स्टेटमेंट का यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उपग्रह आधारित प्रणाली की तुलना में एयर टू ग्राउंड कनेक्टिविटी भूमि स्थित और संरचना पर कम निर्भर होते हैं के साथ साथ विमान की ऊंचाई से प्रभावित नहीं होती है। तीसरी सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसके विपरीत यहाँ पर एयर टू ग्राउंड जो है कनेक्टिविटी पूरी तरह से भूमि आधारित सेल्यूलर टावरों पर निर्भर होती है। इसमें विमान के निचले भाग पर लगा एंटेना निकटतम ग्राउंड टावर के संपर्क में स्थापित करता है और परिणामस्वरूप कनेक्टिविटी की उपलब्धता और गुणवत्ता भूमि स्थित और संरचना भौगोलिक क्षेत्र की जो विमान की ऊंचाई है और यहाँ पर सीधे इसको प्रभावित होती है इससे। और यह प्रणाली ग्राउंड टावरों के स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करेगी और उसमें उड़ान परिस्थितियों में प्रभावित होती है। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन यहाँ से करेक्ट होगा, आंसर ए के यहाँ से सही है। क्वेश्चन 7वां है, नार्को एनालिसिस टेस्ट के संबंध में विचार करना है। इसमें सोडियम पेंटोथल का प्रयोग व्यक्ति को शिथिल अवस्था में लाने के लिए किया जाता है, जिससे यहाँ पर गलत जानकारी देने की उसकी क्षमता सीमित हो जाती है। पहली बात क्या होगी, सातवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, नार्को एनालिसिस टेस्ट के परिणाम को स्वीकारोक्ति नहीं माना जाता है, क्योंकि नशा की अवस्था में व्यक्ति प्रश्नों को उत्तर देने की अपनी इच्छा का प्रयोग नहीं कर सकता है। ये बात क्या होगी, सेकेंड वाली करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हालांकि जो न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि स्वेच्छा से कराए गए नार्को एनालिसिस टेस्ट के आधार पर कोई सूचना या सामग्री की बात प्राप्त होती है तो वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के तहत यहाँ पर साक्ष्य के रूप में स्वीकार मानी जाएगी और यहाँ से ये बात करेक्ट होगा। दोनों बातें यहाँ से सही है, आंसर 7वें का सी। क्वेश्चन 8 है, PUNCH पंच मिशन के संबंध में विचार करना है। सौर कोरोना और सौर पवन का त्रिआयामी अध्ययन करने के क्रम में यह विशेष रूप से प्रकाश के ध्रुवीकरण का उपयोग करने हेतु डिजाइन किया गया पहला अंतरिक्ष मिशन होगा। पहली बात, 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इसके अंतर्गत सूर्य तुल्यकालिक निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित किए गए 4 छोटे उपग्रह शामिल होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर चारों पंच अंतरिक्ष में या अंतरिक्ष में एक सूर्य तुल्यकालिक निम्न पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाएंगे, जो पृथ्वी की दिन रात की समय सीमा के निकट स्थित होगा। ये कक्षीय विन्यास उपग्रह को अधिकांश समय सूर्य प्रकाश बनाए रखने में मदद करेगा और चारों ओर सूर्य के निर्बाध दृश्य उपलब्ध कराएगा। दोनों बातें क्या होगी, यहाँ से करेक्ट है। 8वें का आंसर यहाँ से करेक्ट, दोनों सी। क्वेश्चन 9, ग्रेविटेशनल लेंसिंग के संबंध में विचार करना है। कथन 1, कथन 2, ग्रेविटेशनल लेंसिंग तब देखने को मिलती है जब विशाल खगोलीय पिंड स्पेस टाइम को वक्रित कर देते हैं, जिससे परिणामस्वरूप दूरस्थ वस्तुओं में आने वाला प्रकाश मुड़ जाने से वलय अथवा चापों में विकृत छवियां बनती हैं। पहली बात, 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, आइंस्टीन के समान सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम की वक्रता और प्रकाश के मार्ग उन पिंडों के द्रव्यमान से प्रभावित होता है जिनसे समीप वह गुजरता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इस सिद्धांत के अनुसार विशाल जो पिंड है ये स्पेस टाइम को वक्रित कर देता है और गुरुत्वाकर्षण किसी पारंपरिक बल के रूप में नहीं बल्कि इसी वक्रता अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होता है। ठीक है, दोनों बातें सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, GSAT-7R के उपग्रह के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 10 को। पहला स्टेटमेंट है, ये भारत से भूतुल्यकालिक स्थानांतरित कक्षा जो होती है इसमें प्रक्षेपित किया गया इससे सबसे भारी संचार उपग्रह था। पहली बात,
दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये एकदम सही है, यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि लगभग 4400 किलोग्राम वजन वाला भारत के जीटीओ में प्रक्षेपण किया गया अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है। ठीक है, सेकेंड बात देखते हैं। सेकेंड बात है इसे LMV-3 M5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, ये भी बात यहाँ से सही है। तीसरा, इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीनों बात यहाँ से सही है, आंसर 10वें का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 11, रॉकेट इंजनों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। उच्च विशिष्ट आवेग के कारण क्रायोजेनिक इंजन की दक्षता अधिक होती है, लेकिन ये समानता सेमी क्रायोजेनिक इंजनों की तुलना में कम थ्रस्ट उत्पन्न कर पाते हैं। पहली बात 11वें का से सही है। दूसरा, सेमी क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन और ऑक्सीकारक दोनों के अत्यंत निम्न ताप पर भंडारण करना पड़ता है, जिससे यहाँ पर उनका परिचालन क्रायोजेनिक इंजन की तुलना में अधिक जटिल हो जाता है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये अत्यधिक ठंडे हाइड्रोजन के प्रबंधन और इंसुलेशन की चुनौतियों के कारण होते हैं। ठीक है, तो ये बात इसकी गलत होगी। निम्न तापमान पर नहीं, ये अत्यधिक ठंडे जो हाइड्रोजन प्रबंधन है इंसुलेशन उसकी चुनौतियों के कारण होते हैं, और ये निम्न होते हैं क्योंकि यहाँ पर केरोसिन जो कमरे का तापमान पर स्थिर होता है ना, तो इसलिए इसकी जटिलता होती है ये। राइट, तो ये बात गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में समाचारों में रही सोडियम आयन बैटरी प्रौद्योगिकी को लिथियम आयन बैटरियों के विकल्प के रूप में मुख्यतः इसलिए प्रसारित किया था क्योंकि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक प्रचुर मात्रा में मिलने वाले कच्चे पदार्थ पर निर्भर होने के एवं सुरक्षित हैंडलिंग के साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के अत्यधिक संकेंद्रण की उपस्थित जोखिम को कम करने में सहायक होगा। ये यहाँ से क्या होगा, 12वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, आकाश वायु रक्षा प्रणाली के संबंध में विचार करना है। इसे स्थिर प्रणाली की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन ये गतिशील अथवा अर्ध गतिशील सैन्य पर संपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। पहली बात क्या होगी, 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत हो जाएगा। सेकेंड, पहले इसलिए गलत है क्योंकि यह प्रणाली गतिशील, अर्ध गतिशील तथा स्थिर सैन्य संरचना जो होती है और जो महत्वपूर्ण परिसंपत्ति होती है उसकी सुरक्षा करने में सक्षम होती है, और इसमें क्रॉस कंट्री मोबिलिटी की सुरक्षा यह सुविधा उपलब्ध होती है। इससे यहाँ पर क्या भौगोलिक और परिस्थिति तैनात इस पर किया जा सकता है, तो गलत हो जाएगा, बोला कि नहीं कर सकते हैं इसमें। इसे अधिकतम 4500 मीटर की ऊंचाई तक तैनात कर सकते हैं तथा यहाँ पर ये लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेज सकती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड यहाँ से सही होगा, तो बी यहाँ से करेक्ट होगा। कुछ इसके मुख्य विशेषता जैसे यहाँ पर 4500 मीटर की ऊंचाई तक तैनाती की क्षमता होती है ना, और लगभग यहाँ पर 25 से 30 किलोमीटर की प्रभावी दूरकमारी क्षमता होती है, और 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य भेज सकती है, और उच्च स्तर पर स्वचालन जिससे यहाँ पर परिचालन की दक्षता बढ़ जाती है। और यहाँ पर मल्टी जो फंक्शन रडार होता है इसकी कवरेज लगभग 80 किलोमीटर तक, और सेंट्रल एक्विजिशन रडार कवरेज की सीमा लगभग 120 किलोमीटर होती है। तो ये बात आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। ओनली 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 14, हाल ही में चर्चित एनसीटिफिकेशन मुख्यतः किससे संबंधित है? ये लाभोन्मुख व्यावसायिक प्रथाओं के कारण प्लेटफॉर्म की गुणवत्ता में क्रमिक गिरावट से संबंधित होगा। ये यहाँ से करेक्ट होगा। एनसीटिफिकेशन खास है किसी सेवा या उत्पाद विशेषकर डिजिटल प्लेटफॉर्म की गुणवत्ता में क्रमिक गिरावट से जो उपयोगकर्ता अनुभव की कीमत पर लाभ आधारित नीतियों के कारण होती है। ये गिरावट समानता 3 चरणों में होती है। पहले चरण में प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता संतुष्टि की प्राथमिकता देते हैं। दूसरे चरण में वे व्यवसायिक ग्राहकों के साथ लाभ के लिए उपयोगकर्ताओं को शोषण करने में लगते हैं, और अंतिम चरण में वे स्वयं व्यवसायिक ग्राहकों को अधिकतम मूल्य निष्कर्षण करते हैं। तो 14 का आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर है, वर्म होल के संबंध में विचार करना है। ये आइंस्टीन के समान सापेक्षता सिद्धांत के माध्यम या के समाधान के अंतर्गत पूर्वानुमानित सैद्धांतिक संरचना आती हैं, जिनमें स्पेस टाइम दूरस्थ बिंदुओं को जोड़ा जा सकता है। पहली बात, 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इन्हें खगोलीय आंकड़ों में देखा जा चुका है, और वे वास्तविक ब्रह्मांड में स्पेस टाइम के माध्यम से स्थिर मार्गों के रूप में इनकी पुष्टि की जा चुकी है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर यद्यपि वर्म होल समानता सापेक्षता सिद्धांत के समीकरण के जो वैध है उसके समाधान में होते हैं, फिर भी पूरी तरह से काल्पनिक ही बने हुए हैं, और वैज्ञानिकों ने अब तक
वास्तविक ब्रह्मांड में किसी वर्म होल का अवलोकन नहीं किया है और न ही उनके अस्तित्व की कोई प्रायोगिक पुष्टि उपलब्ध की है। ओनली वन करेक्ट है, यहाँ से आंसर हो जाएगा। 16 आरबीआई की डिजिटल पहल के संबंध में विचार करना है। देखते हैं, आरबीआई जो है भारतीय रिजर्व बैंक में नियामकीय आवेदन प्रस्तुत करने के क्रम में सारथी द्वारा बाह्य उपयोगकर्ताओं को एक डिजिटलीकृत मंच प्रदान करता है या प्रदान किया गया है। पहली बात, 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर सारथी है जिसे जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था और आरबीआई की आंतरिक अंतर्प्रवाह को डिजिटल करता है, जिसके अंतर्गत सुरक्षित दस्तावेज भंडारण साझाकरण की सुविधा अभिलेख प्रबंधन के सुधार को लेकर के यहाँ पर डैशबोर्ड के माध्यम से डेटा विश्लेषण करने का विस्तार किया गया है। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, कर्मचारियों के लिए सुरक्षित दस्तावेज भंडारण साझाकरण तथा अभिलेख प्रबंधन को सक्षम बनाकर प्रवाह आरबीआई के आंतरिक कारोबार डिजिटलीकृत किया गया। सेकेंड बात भी यहाँ से गलत हुई, क्योंकि यहाँ पर प्रवाह जिसे मई 2024 में लॉन्च किया गया था और ये बाह्य हितधारक को आरबीआई के समक्ष नियामकीय आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए एक डिजिटल इंटरफेस प्रदान करेगा। ठीक है, एक बात और, जो प्रवाह है इसके माध्यम से प्रस्तुत दस्तावेज सारथी के डेटाबेस में एकीकृत हो जाती है, जिससे यहाँ पर उन्हें केंद्रीकृत साइबर सुरक्षा नियंत्रण और यहाँ पर एंड टू एंड जो डिजिटल ट्रैकिंग है उसके साथ यहाँ पर विभिन्न कार्यालय में पूर्णतः डिजिटल रूप में संसाधित इसको किया जा सकता है। दोनों बातें यहाँ से इसकी गलत हैं। ठीक है, जो मैंने बात बताई वो आपको पॉइंट करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था ये। ठीक है, जो घुमाया इसने वो बात कठिन है इसकी, बाकी क्वेश्चन तो ईजी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में अनुमानित कराधान के संबंध में विचार करना है। अनुमानित कराधान योजना को अनुपालन बोझ कम करने हेतु अभिकल्पित किया गया, जिसके अंतर्गत छोटे करदाताओं को विस्तृत बही खाते तथा लेखा परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। पहली बात, 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, विधि चिकित्सा अभियांत्रिकी तथा तकनीकी परामर्श संबंधी पेशेवर अनुमानित कराधान के लिए पात्र होते हैं, बशर्ते कि किसी वित्त वर्ष में उनकी सकल प्राप्तियां 75 लाख रुपए से अधिक ना हो और नकद प्राप्तियां कुल प्राप्तियों के 5% से अधिक ना होनी चाहिए। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों डेटा यहाँ पर एकदम सही बोला है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट है। क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18 यहाँ से इसमें बोला है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के संबंध में 2000 के तहत सेफ हार्बर प्रावधान मुख्यतः किससे संबंधित है। सेफ हार्बर जो प्रावधान है ये किससे संबंधित होगा, आंसर हो जाएगा 18 का करेक्ट आंसर 18 का ए यहाँ से करेक्ट है। ऑनलाइन माध्यम जो उपयोगकर्ता जनित सामग्री के लिए तब तक दायित्व मुक्त रहते हैं जब तक कि वे इसे प्रोत्साहित न करें और संशोधित न करें या अवैध सामग्री के विरुद्ध कार्रवाई करने में विफल न रहे। ए यहाँ से 18 का करेक्ट आंसर होगा। सेफ हार्बर ढांचे के अंतर्गत फेसबुक या ट्विटर एक्स जैसे यहाँ पर ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है सामान्यतः उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराए जाते हैं। यह प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 में निहित है। क्वेश्चन 19 नंबर, नागर विमानन विनिमय की जो संबंधित है उसके बारे में विचार करना है। नागर विमानन विनिमय से संबंध में विचार करना है। पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को लाइसेंस जारी करना। ठीक है, और बोला है विमान द्वारा उत्पन्न ध्वनि के स्तर में इंजन के होने वाले जो सर्जन्स की निगरानी करना, दुर्घटनाओं की जांच करना, ये सब यहाँ पर बोला है कितने कार नगर विमान निदेशालय द्वारा आते हैं, डीजीसीए द्वारा आते हैं। आंसर हो जाएगा 19 का करेक्ट आंसर। ये सभी यहाँ पर इसके अंतर्गत आएंगे, डीजीसीए के अंतर्गत। क्वेश्चन 20, हाल ही में चर्चित ब्रेस पैराडेक्स या पैराडॉक्स किससे संबंधित है। ब्रेक्स जो पैराडॉक्स है ये संबंधित है किससे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसी स्थिति जहाँ पर यातायात नेटवर्क के तहत सड़क क्षमता में वृद्धि और समग्र यातायात जाम की वृद्धि होती है। ए यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्रेस पैराडॉक्स जिसका नाम इन जर्मन इंजीनियर कार्ल ब्रेस के नाम से रखा गया था, शहरी परिवहन नियोजन और एक प्रतिकूल बुद्धिगम्य परिणाम का वर्णन करता है। यह यातायात जाम को कम करने के लिए सड़क क्षमताओं को बढ़ाने का वास्तव में यातायात स्थिति बिगड़ सकती है, जिसको लेकर के बताया गया था। ये यहाँ से करेक्ट होगा। यह धारणा संकेत देती है कि शहरों को यातायात समस्याओं के समाधान के रूप में केवल सड़क विस्तार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक अधिक प्रभावी दृष्टिकोण सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए मील संपर्क सुधारने को, पैदल चलना, साइकिल चलाना और सामूहिक परिक्रम को जैसे गतिशीलता को तरीके में सुझाव देना आवश्यक होगा। 21, निम्नलिखित में से निवेश माध्यम
पर विचार करना है, ठीक है, निवेश माध्यम पर विचार करना है। देखते हैं एंजल फंड, पहली बात है एंजल फंड, दूसरा है प्राइवेट इक्विटी फंड, डेब्ट फंड और म्यूचुअल फंड। इनमें से बोला है कितने सेबी के विनियमन के अंतर्गत वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में वर्गीकृत होंगे। आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो देखो जो डेब्ट फंड होता है ये वह वैकल्पिक निवेश कोष है जो कोष के घोषित उद्देश्य के अनुसार सूचीबद्ध या असूचीबद्ध निवेश की कंपनियों को ऋण अथवा ऋण प्रतिभूति मुक्त निवेश करता है। ऐसे फंड श्रेणी के सेकंड के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं। और आपका जो एंजल फंड है इसके अंतर्गत आएगा आपका, जैसे कि सेबी के अंतर्गत जो होगा ना इसमें आ जाएगा आपका, सेबी के अंतर्गत एआईएफ कोष में शामिल, जो देखो यहाँ पर एआईएफ में जो एआईएफ होता है वैकल्पिक निवेश कोष, ये भारत में स्थापित एक निगमित और एक निजी रूप से समेकित निवेश माध्यम से जो परिष्कृत निवेश के माध्यम से धन जुटाता है, एकत्रित करता है और एक परिभाषित निवेश नीति के अनुसार निवेश करता है। एआईएफ के कोष शामिल इसमें नहीं होते हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पर जो एआईएफ के जो कोष हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर इसमें आपका म्यूचुअल वेंचर कैपिटल, म्यूचुअल इसमें इक्विटी प्रोएक्टिव फंड, एमएसएमई फंड इसमें नहीं दे रखा है और अवसंरचना फंड नहीं दे रखा है। तो इसमें जो आपका होगा जो फंड दे रखा है इसमें, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, रियल एस्टेट फंड, लिक्विड फंड, संकर हेज फंड इसमें, हाँ जो इसमें देखो दे रखा है जो डेब्ट फंड है ये इसमें शामिल होगा, ठीक है। और इसमें शामिल क्या नहीं होगा, म्यूचुअल फंड तो हो जाएगा इसमें, एंजल फंड जो होगा ये इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है, याद रखना है, थोड़ा सा डीप में दे रखा था। एंजल फंड होगा इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये एआईएफ के अंतर्गत आता है, ठीक है, एआईएफ जो होता है इसके अंतर्गत आता है श्रेणी फर्स्ट में। तो यहाँ पर सेबी में वर्गीकृत नहीं किया गया, तो केवल 3 इसके करेक्ट होंगे, डेब्ट फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड और म्यूचुअल फंड। क्वेश्चन 22 है, कृषि में एलिलोपैथी के संबंध में विचार करना है। इसका आशय पादप या सूक्ष्म जीवों द्वारा ऐसे रासायनिक यौगिकों का उत्सर्जन करना जिसमें समीपवर्ती पादपों की वृद्धि प्रभावित होती है। पहली बात 22 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरा, संधारणिक कृषि प्रणालियों के तहत इसका उपयोग नाइट्रोजन उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए, कृत्रिम शासकनाशियों पर निर्भरता कम करने के लिए किया जा सकता है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 22 का सी। 23 कॉल मनी दर के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। यह मुद्रा बाजार एक दिन की अवधि हेतु अल्पकालिक निधियों को उधार लेने देने पर लागू वाली ब्याज दर होती है। पहली बात 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, बैंकिंग प्रणाली में कम तरलता की स्थिति में समानता कॉल मनी दर में गिरावट आ जाती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत है क्योंकि यहाँ पर बैंक मुक्ता कॉल मनी का उधार का उपयोग पर संपत्ति दायित्व असंतुलन और दूर करने के लिए वैधानिक तरलता अनुपात तथा नगद अर्जित अनुपात जैसी जो वैधानिक आवश्यकता है इसको पूरा करने में आकस्मिकता और तरलता आवश्यकताओं की प्रबंधन के लिए करते हैं। कॉल मनी बाजार के प्रभागियों जो प्रतिभागी होते हैं उसमें भारतीय रिजर्व बैंक और प्राथमिक डीलर शामिल होते हैं। कॉल मनी दर प्रणाली तरलता की मांग और आपूर्ति से प्रभावित होती है और कम तरलता की स्थिति में कॉल मनी दर बढ़ती है, जबकि यहाँ पर विशेष तरलता की स्थिति में इसमें गिरावट आती है। सिर्फ पहली बात करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर हो जाएगा 23 का। 24 है, मौद्रिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात है, विस्तारवादी मौद्रिक नीति का उद्देश्य मुद्रा आपूर्ति बढ़कर तथा ब्याज दरों में कमी लाकर उधारी व्यय को प्रोत्साहन के साथ आर्थिक समृद्धि तीव्र करना शामिल होता है। पहली बात 24 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, संकुचनकारी मौद्रिक जो यहाँ पर नीति है इसके तहत ब्याज दरें बढ़ाकर तथा उधारी एवं निवेश को हतोत्साहित कर मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाना शामिल होता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये दोनों एकदम सही है, सी। 25 है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार करना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, अंत्योदय अन्य योजना। इसमें से कितनी योजनाएं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की घटक हैं? आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर, ये
केवल 4 होंगी इसमें से, ठीक है। कौन कौन सी? इसमें यहाँ पर जो आ जाएगा ये जो अंत्योदय योजना बोला है, अन्य योजना, ये इसमें शामिल नहीं होगी, क्योंकि अंत्योदय अन्य योजना का उद्देश्य अत्यंत गरीब परिवार हैं, इनकी अत्यधिक रियायती दरों पर खाद्यान्न, गेहूं जैसे 2 रुपये प्रति किलोग्राम, चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम उपलब्ध कराना है। ये NSAP का घटक नहीं होगा, बाकी सब इसके घटक होंगे। 1 2 3 4। क्वेश्चन 26 है, भारत में वेदर डेरिवेटिव्स के संबंध में विचार करना है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने भारत के पहले वेदर डेरिवेटिव्स लॉन्च करने के लिए क्रम में कृषि मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। पहली बात, 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ एक समझौता किया है, ताकि भारत के पहले वेदर डेरिवेटिव्स को निविस्थापित किया जा सके। पहला गलत होगा। सेकेंड, प्रस्तावित वेदर डेरिवेटिव्स उत्पाद वर्णक जो वर्षण सूचकांकों पर आधारित होंगे, जिन्हें भारत मौसम विज्ञान विभाग के ऐतिहासिक तथा रियल टाइम डेटा का उपयोग करके विकसित किया जाना शामिल होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी। ओनली 2 करेक्ट है। बी यहाँ से 26 का आंसर है। 27 नंबर है, भारतीय प्रतिभूति बाजार में शॉर्ट सेलिंग के संबंध में विचार करना है। शॉर्ट सेलिंग से तात्पर्य ऐसी प्रतिभूति को बेचना है जो ट्रेड के समय विक्रेता के स्वामित्व में नहीं होती है। पहली बात, 27 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, भारत में खुदरा निवेशक के साथ साथ संस्थागत निवेशकों को भी शॉर्ट सेलिंग की अनुमति होती है। सेकेंड बात, ये भी करेक्ट है। तीसरा, भारतीय प्रतिभूति बाजार में नेक्ड शॉर्ट सेलिंग की अनुमति है, जिससे यहाँ पर प्रतिभूति को उधार दिए बिना बेचा जाता है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? 27 का करेक्ट आंसर ए यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 नंबर है, इसमें बोले विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारत का गिनी सूचकांक 25.5 है, जिससे यहाँ पर यह विश्व का चौथा सर्वाधिक समतामूलक देश बन जाता है। पहली बात, 28 का आंसर पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ये करेक्ट है। दूसरा, भारत निम्न असमानता श्रेणी में आता है, इसके यहाँ पर जिसमें स्लोवाक रिपब्लिक जैसे देश शामिल हैं। सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो चीन का यह गिनी सूचकांक 35.7 है, जबकि यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का असमानता स्तर कहीं अधिक है इससे। और भारत यहाँ पर समय के साथ साथ समानता की दिशा में हुई प्रगति भी स्पष्ट रूप से गिनी सूचकांक में घटकर जो 25.5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भारत समान से कम असमानता श्रेणी में आता है, जिसमें यहाँ पर गिनी स्कोर 25 से 30 के बीच में, और ये कम असमानता समूह में शामिल होने से थोड़ा दूर है, ठीक है। तो यहाँ से जो स्लोवाक गणराज्य जैसे देश शामिल इसमें हैं, जिनका स्कोर 24.1 है, तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर है। 29 नंबर है, हाल ही में खबरों में रही प्रोजेक्ट विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, प्रोजेक्ट यहाँ पर जो विस्तार है, इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा यहाँ से कि जो कृषि संबंधित सूचना है, अभिगम है, हेतु यहाँ पर एक समय के डिजिटल तंत्र को विकसित करना, राइट। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय संरचना वित्त पोषण और विकास बैंक के संबंध में विचार करना है। यानी BFID की यहाँ पर अधिकृत शेयर पूंजी 1 लाख करोड़ है, और ये भारत में मुख्य रूप से दीर्घकालिक जो संरचना है, परियोजना है, उसको वित्त पोषित करेगा। पहली बात, 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड, इसके द्वारा लोक जमाओं को स्वीकार नहीं किया जाता है, और यहाँ पर इसके बजाय ये बाजारों में सरकार और बहुपक्षीय संस्थान धन जुटाते हैं। सेकेंड बात, ये भी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। दोनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है। आंसर 30 का क्या हो जाएगा? 30 के यहाँ से सी स्टेटमेंट सही है। 31 है, 31 है, इसमें बोले RODTEP योजना के संबंध में विचार करना है। इसका उद्देश्य जो निर्यातक हैं उन यहाँ पर अंतर्निहित करों को शुल्क के प्रतिपूर्ति करना, जिन्हें यहाँ पर अन्य निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत वापस नहीं किया गया। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इसके अंतर्गत दी जाने वाली छूट केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड जो है CBSE उसके द्वारा प्रबंधित होता है, और हस्तांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक शुल्क होता है, उसे क्रेडिट स्क्रिप्ट के रूप में जारी की जाती है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर यह हस्तांतरणीय
इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के रूप में प्रदान की जाती है और जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा पर संचालित एक इलेक्ट्रॉनिक लेजर संधारित किया जाएगा। सेकंड भी करेक्ट है। तीसरा, ये योजना केवल घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र डीटीए की इकाइयों से होने वाला निर्यात पर लागू होगा, जिसमें यहाँ पर सीज और यहाँ पर निर्यात उन्मुख इकाइयाँ भी शामिल नहीं होती है इसमें। ये बात गलत होगा क्योंकि यहाँ पर योजना घरेलू टैरिफ क्षेत्र डीटीए की इकाइयों के साथ यहाँ पर अग्रिम प्राधिकरण जो धारक होते हैं, विशेष आर्थिक जोन की जो इकाइयाँ होती हैं, उसके द्वारा पर किए गए निर्यात फिर लागू होते हैं जो 31 मार्च 2026 तक प्रभावी होंगे। 1-2 करेक्ट है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ए यहाँ से सही बात है। 32 नंबर है, वर्ष 2024-25 में भारत में श्री अन्न कदन उत्पादन के संबंध में विचार करना है। वैश्विक स्तर पर कदन उत्पादन 1/3 से अधिक हिस्सेदारी के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा कदन उत्पादन देश हो जाएगा। पहली बात 32 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर वैश्विक स्थिति में भारत विश्व में मिलेट का सबसे बड़ा क्या होगा? उत्पादक होगा। ठीक है, और जिसका वैश्विक उत्पादन 38.4 हिस्सा होगा इसमें। पहली बात यहाँ से 32 की करेक्ट है। सेकेंड, भारत में उत्पादित विभिन्न जो कदन किसमें, इसमें ज्वार की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जिसके बाद बाजरा रागी का स्थान आता है। सेकेंड बात यहाँ से ये गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर मिलेट के कुल उत्पादन में बाजरा का योगदान सबसे अधिक था, इसके बाद ज्वार रागी और छोटे कदन का स्थान आता है, तो बात गलत है। तीसरा, भारत में महाराष्ट्र कदन का सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा, जिसके बाद राजस्थान कर्नाटक का स्थान है। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, कर्नाटक तीसरे स्थान पर है और 2024 में राजस्थान मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है। 1 सिर्फ करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। 33, डिजिटल भारत निधि के बारे में विचार करना है। ये दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत दूरसंचार विभाग द्वारा स्थापित एक निधि है जिसके द्वारा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का स्थान लिया गया है। पहली बात 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, कम सेवा प्रभुता वाले ग्रामीण दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के अभिगम हेतु डीबीएन के प्रावधान क्षेत्र को विस्तारित किया गया है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। दोनों बातें यहाँ से डिजिटल भारत निधि जो है उसके बारे में एकदम सही है। तीसरा भी है क्या, देखते हैं इसमें। तीसरा दे रखा है, डिजिटल भारत निधि में उपलब्ध शेष राशि प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में उपयोग होने पर व्यक्तिगत हो जाती है। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर डिजिटल जो भारत निधि है ये जमा राशि वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त नहीं होती है, जिसमें यहाँ पर दीर्घकालिक कनेक्टिविटी परियोजना के वित्त पोषण निरंतरता बनी रहती है। 1-2 करेक्ट है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 34, कैटास्ट्रोफ बॉन्ड के संबंध में विचार करना है। इसके अंतर्गत वैश्विक वित्तीय बाजार के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं का वित्तीय जोखिम सरकारों या बीमाकर्ताओं के निजी निवेशकों को हस्तांतरित हो जाता है। पहली बात यहाँ से 34 का करेक्ट है। सेकेंड बात है, कैटास्ट्रोफ बॉन्ड से प्राप्त प्रतिफल शेयर बाजार की प्रवृत्ति से निकट रूप में सहबद्ध होने के कारण ये पोर्टफोलियो विविधीकरण के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर जो विविधीकरण है इसके प्रतिफल समान वित्तीय बाजार में असहबद्ध होते हैं, जिससे यहाँ पर पोर्टफोलियो विविधीकरण में वृद्धि होती है और उच्च प्रतिफल आपदा जोखिम क्षतिपूर्ति के लिए यहाँ पर सरकारी या कॉर्पोरेट बॉन्ड की तुलना में अधिक प्रतिफल प्रदान करती है, तो ये बात गलत होगी। 1 सिर्फ करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर होगा। 35 है, डिजिटल गोल्ड के संबंध में विचार करना है। पहली बात यहाँ से इसमें बोले कि निवेशक जो होते हैं इसके निवेशक को ऑनलाइन माध्यम से सोना खरीदने की सुविधा मिलती है, जिसमें पर खरीदी की मात्रा समतुल्य भौतिक सोना बीमित जो वॉल्ट होते हैं उसको सुरक्षित रखा जाता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है, डिजिटल जो गोल्ड है उत्पाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा विनियमित होते हैं तथा प्रतिभूति बाजार विनिमय के अंतर्गत इन्हें निवेशक संरक्षण का लाभ प्राप्त होता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगा? ये गलत है क्योंकि यहाँ पर प्रतिभूति बाजार के अंतर्गत कोई भी यहाँ पर निवेशक संरक्षण तंत्र डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड उत्पाद लागू नहीं होगा। तीसरी बात है, इसमें बहुत कम मात्रा में यहाँ तक कि 1 रुपये में भी खरीदे जा सकते हैं। तीसरी बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार का निवेश विभिन्न मोबाइल ई वॉलेट प्लेटफॉर्म जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से किया जा सकता है, जहाँ अत्यंत कम राशि यहाँ तक कि 1 रुपये में भी निवेश संभव हो सकता है। 1 और 3 करेक्ट है, 35 का आंसर सी। 36 नंबर है,
ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक के सभी प्रमुख पत्तन पर परिचालित टग बेड़े कम से कम 30% का परिचालन स्वच्छ और अधिक संधारणीय वैकल्पिक ईंधन को सुनिश्चित करना होगा। पहली बात 36 का से करेक्ट है। सेकेंड, GTTP के चरणबद्ध क्रियान्वयन की परिकल्पना की गई है, जिसके तहत वर्ष 2040 तक भारतीय पत्तनों के आहार पर टग बेड़े के डीजल 40 जो टग है उसके पूर्ण रूप से हरित ईंधन जो होते हैं उसके 40 टगों का रूपांतरण करेंगे। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों सही है, सी यहाँ से आंसर है। 37 है, जमा राशियों के निम्नलिखित प्रकार के संबंध में विचार करना है। बचत जमा राशि, चालू जमा राशि, केंद्र और राज्य सरकारों की जमा राशियाँ, अंतर बैंक जमा राशि और विदेशी सरकारों की जमा राशि। इनमें से बोले उपयुक्त में से कितनी जमा राशियाँ में कौन सी निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का बीमाकृत नहीं है। आंसर हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये एक तो यहाँ से तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीनों क्या है, ये प्रत्यक्ष गारंटी निगम जो होती है उसमें यहाँ पर निक्षेप बीमा में बीमाकृत नहीं होंगी। यहाँ पर बचत जमा राशि और चालू जमा राशि यहाँ पर इसमें होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पूछा है तो 2 3 4 5, नहीं पूछा 3 4 5, तो यहाँ पर बी करेक्ट होगा। 38 है, उत्पादक संगठनों पीओ के संबंध में विचार करना है। ये प्राथमिक उत्पादक जैसे किसानों, मछुआरों, बुनकरों, ग्रामीण कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा गठित एक वित्तीय इकाई होती है। पहली बात 38 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, ये 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, इसका स्वामित्व पीओ के सदस्यों और संबंधित राज्य सरकार के बीच समान रूप से विभाजित होता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर पीओ का स्वामित्व उनकी जो सदस्य उसके पास होता है और ये उत्पादकों या जो उत्पादक होते हैं उसके उत्पादकों के लिए गठित संगठन होता है। यद्यपि ये एक या से अधिक संस्थान अथवा व्यक्ति के जो संगठन है उसके गठन के पंजीकरण के व्यवसाय योजना तथा संचालन में सहायता कर सकता है तथा स्वामित्व और नियंत्रण सदैव सदस्यों के पास ही रहता है एवं प्रबंधन सदस्यों की प्रतिनिधि के माध्यम से किया जाता है। सेकेंड बात गलत हो जाएगी। तीसरा, किसान उत्पादक संगठन एफपीओ के गठन में राज्य सरकारों को समर्थन देने के लिए क्रम में लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ को कृषि सहकारिता विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाता है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है। 1 और 3 सही है, आंसर यहाँ से क्या होगा, पूछा क्या है 38 में पूछा है कौन सा सही होगा, 1 और 3 ए आंसर स्टेटमेंट सही है। 39 नंबर है, बेवरिज वक्र निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा जो बेवरिज है ये वक्र बेरोजगारी और नौकरी की रिक्तियों के बीच यहाँ पर एक प्रतिलोम संबंध को दर्शाता है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण के बारे में विचार करना है। वर्ष 2016-17 से 21-22 के बीच ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। पहली बात 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड, कृषि परिवारों की मासिक आय में खेती से प्राप्त आय का हिस्सा सरकारी या निजी सेवा में प्राप्त आय की तुलना में अधिक देखा गया था, ये भी बात यहाँ से सही है। तीसरा, गैर कृषि परिवारों की कुल यहाँ पर पारिवारिक आय 50% से अधिक योगदान सरकारी निजी क्षेत्रों से सेवाओं से होता था, तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों यहाँ पर अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन के बारे में एकदम करेक्ट है, ना फीस के बारे में। आंसर क्या होगा, सी। 41 है, जलवायु जोखिम सूचकांक CRI रिपोर्ट के बारे में विचार करना है 2026 में। इसे जर्मनी में बॉन में स्थित एक गैर सरकारी संगठन द्वारा जर्मन वायु द्वारा जारी किया गया था। पहली बात 41 के आंसर क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, विगत 30 वर्षों में जलवायु संबंधी जो आपदाएं हैं इसमें सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत 9वें स्थान पर रहा है, सेकेंड भी करेक्ट है। वर्ष 1995 से 2024 के बीच चरम मौसमी घटनाओं में वैश्विक स्तर पर होने वाली मृत्यु भारत की हिस्सेदारी में 5% की कमी देखी गई थी, ये बात यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट के अनुसार 1995 से 24 के बीच में विश्व स्तर पर चरम मौसमी घटनाओं के कारण लगभग 8.32 लाख मतलब 8.5 लाख अप्रॉक्स मान सकते हो लोगों की मृत्यु हुई थी, जिससे यहाँ पर लगभग 80,000 मृत्यु भारत में दर्ज की गई थी, जो वैश्विक मृत्यु का लगभग 9.6% है, तो ये बात गलत हो जाएगा। 1 2 करेक्ट है। 41 का आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ से सही है। 42 है बुकर प्राइज या बुकर पुरस्कार है, उसके बारे में इसमें बोले ये पुरस्कार किसी भी अन्य भाषा में अंग्रेजी में अनुदित यहाँ पर कल्पनात्मक कथा साहित्य यहाँ पर उसके लिए प्रदान किया जाता है। पहली बात क्या होगी,
42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले इसलिए गलत है क्योंकि बुकर पुरस्कार विश्व का सर्वोत्तम साहित्यिक पुरस्कार जो यहाँ पर एकल कथा कृति के लिए यहाँ पर दिया जाता है और इसे बुकर पुरस्कार फाउंडेशन प्रदान करता है। ये वर्ष 1969 में यह पुरस्कार पहली बार दिया गया था, जिसका उद्देश्य अध्ययन को बढ़ावा देना और साहित्यिक उत्कृष्टता प्रोत्साहन को सुनिश्चित करना और मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ एकल कथा पक्ष जो कथा करती है फिक्शन, इसके लिए यहाँ पर प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, डेविड सजले को फ्लैश नामक अपने उपन्यास के लिए 2025 का बुकर प्रदान किया गया था। ये भी बात यहाँ से क्या होगी, इसकी 42 की ये बात करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेविड जो सजले इसको यहाँ पर हंगेरियन ब्रिटिश उपन्यासकार ने अपने छठे उपन्यास फ्लैश के लिए यहाँ पर 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है। उनका उपन्यास फ्लैश एक व्यक्ति की कहानी बताता है जो हंगरी की गरीब और लंदन से संपन्नता की ओर बढ़ता हुआ बताया गया था। ओनली 2 करेक्ट है बी। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में समाचार में देखा गया DRISH दृष्टि सिस्टम किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर। ये मालगाड़ियों निगरानी सुरक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित यहाँ पर एक प्रणाली होगी, है ना, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर AI आधारित यहाँ पर लॉकिंग निगरानी प्रणाली को जिसे दृष्टि का यहाँ पर नाम दिया गया है और उसे उद्देश्य होगा कि मैनुअल निरीक्षण पर आत्मनिर्भरता को कम करेगी। क्वेश्चन 44 है, ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2025 के बारे में विचार करना है। भारत वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में ट्यूबरकुलोसिस उपचार के कवरेज में सुधार दर्ज किया गया है। पहली बात 44 का आंसर स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, 2024 में भारत में ट्यूबरकुलोसिस के 25 लाख से अधिक मामले की रिपोर्टिंग के बावजूद ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित मौतों की संख्या में 1 लाख से कम रही है। ये बात यहाँ से गलत है, सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट के उल्लेख किया गया था कि यहाँ पर 2024 में भारत के लगभग 27 लाख क्षयरोग के मामले पुष्टि हुई थी और 3 लाख से अधिक यहाँ पर मृत्यु दर्ज हुई थी, है ना, 1 लाख से कम नहीं, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर होगा। अगला है 45 नंबर, कॉन्फ्रेंस ऑन द जस्ट ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स के संबंध में विचार करना है। इस पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की सह मेजबानी कोलंबिया और नीदरलैंड की सरकारों द्वारा की जाएगी। पहली बात 45 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये करेक्ट होगा। सेकंड है, ये कॉन्फ्रेंस जीवाश्म ईंधन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के संबंधी पर्यावरणीय पहलुओं पर ही केंद्रित होगा। सेकंड बात यहाँ से इसकी ये गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क जो कन्वेंशन है इसकी पूरक प्रक्रिया के रूप में परिकल्पित ये सम्मेलन जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की कानूनी और आर्थिक यहाँ पर सामाजिक पहलुओं पर विचार विमर्श करेगा और चर्चा के प्रमुख जो क्षेत्र हैं जिसमें व्यापार का प्रभाव, जीवाश्म ईंधन सब्सिडी सुधार करना, व्यापक स्थिरता, उच्च ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और श्रम परिवर्तन, ये सब इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। ये बोला सिर्फ पर्यावरण पर ही केंद्रित होगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये सब पहलू शामिल होंगे। 1 सिर्फ करेक्ट है इसका। 45 का आंसर क्या होगा, एक बात यहाँ से सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार 2025 उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं यहाँ से। पहली बात बोला है ये पहली बार आयोजित यहाँ पर जल संचय जन भागीदारी पुरस्कारों महाराष्ट्र शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप राज्य के रूप में रहा है। पहली बात 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर ये जो होगा इसमें तेलंगाना शीर्ष स्थान प्राप्त किया था ना कि महाराष्ट्र। GSJB पहल के अंतर्गत जिलों को न्यूनतम 10,000 कृत्रिम भूजल पुनर्भरण और जल भंडारण संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाना शामिल है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगा। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर 46 का बी। 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 है डुगोंग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। डुगोंग पूर्णतः शाकाहारी समुद्री स्तनधारी जीव है जो मुख्यतः समुद्री घास सी ग्रास पर निर्भर होता है। पहली बात 47 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, भारत में डुगोंग को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर का विधिक संरक्षण प्राप्त होता है। सेकेंड बात क्या होगी, 47 का सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। तीसरा, वन्यजीव और यहाँ पर वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन सिटीज के अंतर्गत डुगोंग परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध किया गया। तीसरी बात यहाँ से गलत क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डुगोंग को सिटीज परिशिष्ट 1 में शामिल किए गए जिसके अंतर्गत इस प्रजाति को उनके अवयव के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध होगा, सूची 2 में नहीं। ठीक है, परिशिष्ट 1 में।
तो 1 2 यहाँ से करेक्ट है, 47 का आंसर ए यहाँ से सही हो जाएगा। 48 है राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं यहाँ पर बोला है ये वैज्ञानिक स्तर पर मधुमक्खी पालन और गुणवत्तापूर्ण शहद मधुमक्खी से प्राप्त जो अन्न उत्पाद है उसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पर केंद्रित एक प्रायोजित योजना होगी। केंद्र प्रायोजित योजना है पहली बात। 48 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ये यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये एक केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, राइट। ये यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये यहाँ से केंद्रीय क्षेत्र की योजना होगी, ठीक है। सेकेंड बात है इस योजना का कार्यान्वयन आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा किया जाएगा। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, वर्ष 2024 के अनुसार भारत में विश्व स्तर पर सबसे बड़ा शहद निर्यातक है। 48 का तीसरी स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, ठीक है। तीसरा क्यों गलत है, देखो तीसरा इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये बोला है कि भारत चीन के बाद यहाँ पर प्राकृतिक शहद का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है। 23-24 में शहद का निर्यातक लगभग 1.07 लाख मीट्रिक टन रहा है और जिसका मूल्य 177.55 मतलब 0.55 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो ये बात गलत होगा। सिर्फ यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो क्या होगा, बी यहाँ से इसका 48 का आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है, देखते हैं इसको। इसमें बोला डंप साइट यहाँ पर रेमिडिएशन एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेशन है इसके बारे में विचार करना है। देखो यहाँ पर मैंने डंप साइट के बारे में कल मैंने आपको टॉपिक भी पढ़ाया हुआ है, PT 65 जो टॉपिक चल रहा है उसमें मैंने टॉपिक यहाँ पे कराया हुआ है आपको डंप साइट वाला, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये बोला है इसमें ये भारत के शहरों में शीर्ष डंप साइट के यहाँ पर रेमिडिएशन को तीव्र करने के क्रम में शुरू की गई एक मिशन मोड पहल होगी और तथा इसका उद्देश्य सितंबर 2026 तक लक्ष्य 0 डंप साइट लक्ष्य हासिल करना होगा। पहली बात 49 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात है इस कार्यक्रम के तहत शहरों को केंद्रीय और यहाँ पर राज्य सड़क एजेंसियों के सहयोग से सड़क निर्माण परियोजनाओं को हेतु डंप साइट के करीब अपशिष्ट यहाँ पर उपयोग को लिए वो साइन किया जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें यहाँ पर डंप साइट रेमिडिएशन के बारे में करेक्ट है। अब PT 65 से जो मैगजीन मैंने क्वेश्चन कराए हैं इसके PT 365 के जो क्वेश्चन कराए हैं वहाँ पे आप जाके से कर सकते हो कवर, वहाँ पे मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का। यहाँ से 50 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहे ऑपरेशन पिंपल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका संबंध है किससे, करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का। यहाँ से ये जम्मू कश्मीर यहाँ पर नियंत्रण सीमा रेखा जो उसके घुसपैठ विरोधी जो अभियान था उससे यहाँ पर सम्मानित होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट है। 51 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है INS इच्छक के संबंध में विचार करना है। ये भारतीय नौसेना का एक यहाँ पर संरक्षण पोत है, लॉन्च है जिसका यहाँ पर निर्माण गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर ग्रेस द्वारा किया गया है। पहली बात 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है ये दक्षिणी नौसेना कमान में तैनात होने वाला तीसरा संरक्षण पोत लॉन्च होगा। तो सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर INS जो इच्छक है इस सर्वे बेसल लॉन्च श्रेणी के तीसरा यहाँ पर पोत होगा और इसे कोच्चि नौसेना में बेस कमीशन किया गया है। ये दक्षिणी नौसेना कमान के अधीन यहाँ पर तैनात होने वाला पहला SQL पोत बन जाएगा। सेकंड यहाँ से गलत होगा, ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 51 का करेक्ट आंसर पूछा तो ए यहाँ से करेक्ट है। तो इस टाइप से यहाँ पर दृष्टि का यहाँ पर टेस्ट नंबर जो 11 है, अब यहाँ पर संडे को है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका 51 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए। इस टॉपिक जितने भी टॉपिक यहाँ पर टॉपिक को भी आपको डीप जाके पढ़ना है। कुछ टॉपिक आपको PT 365 में भी मिल जाएंगे, है ना, वो भी पढ़ने। और PT के जो मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूँ PT 365 मैगजीन के सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, वो भी आप कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। यहाँ से 51 क्वेश्चन नहीं करोगे और कल मैं पार्ट 2 इसको डिस्कस करूँगा, राइट। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।